स्वर्गवासी सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि जब वो कोर्ट जाते हैं तो उनके पास हमेशा एविडेंस की एक बेयर एक्ट उनके साथ होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष मित्तल कानून सीखो की तरफ से आज आपको एविडेंस और लॉ ऑफ एविडेंस के बारे में कुछ सिखाऊंगा। एविडेंस एक लैटिन शब्द एविडेरा, जिसका मतलब होता है टू डिस्कवर क्लियरली, टू असर्टेन और टू प्रूव से लिया गया है। बेंथम, जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है, उन्होंने एविडेंस के बारे में कहा है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द इफेक्ट, टेंडेंसी और डिजाइन ऑफ विच इज टू प्रोड्यूस इन द माइंड अ परसुएशन कंसर्निंग द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट एज एविडेंस। इस कथन का अर्थ है कि एक तथ्य जो आपके मन में, दिमाग में एक अभिप्राय बना सके और उस अभिप्राय से आपके दिमाग में एक छाप छोड़ सके, जिससे आपको ये लगे कि एक तथ्य एक साक्ष्य है, तब उस तथ्य को हम एविडेंस कहेंगे। एविडेंस एक्ट जो होता है उसके मेजरली 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला, एक फैक्ट और एक डिस्प्यूटेड फैक्ट में अंतर करना, मतलब कि एक तथ्य और एक विवादित तथ्य में अंतर कैसे किया जाता है, ये एविडेंस से पता चलता है। एक तथ्य से दूसरे डिस्प्यूटेड तथ्य को कैसे प्रूव किया जाता है, ये एविडेंस बताता है। और तीसरा ये कि कौन से एविडेंस को कितना वेट दिया जाए, जिसको वेइंग ऑफ एविडेंस कहते हैं, जिसका मतलब है कि एक एविडेंस दूसरे एविडेंस से कितना ऊपर है और एक एविडेंस दूसरे एविडेंस से कितना नीचे है। ये सब हमें एविडेंस एक्ट बताता है। इससे होता ये है दोस्तों कि जब कोर्ट अपना कीमती समय एक किसी केस को सुनने में लगाता है, तो वो अपना जुडिशियस माइंड केवल ज़रूरी चीज़ों, ज़रूरी फैक्ट्स और ज़रूरी एविडेंसेस पे लगाए, ना ही किसी नॉनसेंस और यूजलेस फैक्ट्स, एविडेंसेस या तथ्यों को सुनने में वो अपना समय व्यर्थ करें। क्योंकि जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो एक एडवर्सोरियल सिस्टम पे बेस्ड है। एडवर्सोरियल सिस्टम उसको कहते हैं जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और फैक्ट्स और एविडेंसेस कोर्ट के सामने प्रेजेंट करती है। अब जब पुलिस फैक्ट्स और एविडेंसेस कोर्ट के सामने प्रेजेंट करती है, उसके बाद अपना कोर्ट जुडिशियस माइंड यूज करता है, तो उससे कोर्ट डिसाइड करता है कि कौन सा एविडेंस एडमिसिबल है, रेलेवेंट है, और उसके हिसाब से वो केस डिसाइड करता है। हमारा जो एविडेंस एक्ट है वो इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस पे बना है। जो हमारा एविडेंस एक्ट है वो एक प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन इसमें कुछ बातें सब्सटैंटिव लॉ की भी, जैसे एस्टॉपेल। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन एविडेंस एक्ट किस टाइप का लॉ है, तो आप उसका सीधा जवाब यही देंगे कि ये प्योरली प्रोसीजरल लॉ है। एक और बात, ये एक स्पेशल लॉ है जो पर्टिकुलरली एविडेंस जैसे सब्जेक्ट से डील करता है, लेकिन ये एक एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है। इंडियन एविडेंस एक्ट एक कंप्लीटली स्पेशल लॉ है, लेकिन ये एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है। एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है का मतलब ये होता है कि एविडेंस एक्ट के साथ साथ और भी स्टैट्यूट्स और एक्ट्स हैं जो एविडेंस से डील करते हैं। तो अगर किसी केस में कोई और स्पेसिफिक एक्ट लगता है, तो आपको उस एक्ट में भी देखना होगा कि क्या वो एक्ट भी एविडेंस से डील करता है। भाइयों, ये एविडेंस एक्ट जो हमारा 1872 का है, इसे सर जेम्स स्टीफन ने फ्रेम किया था। गवर्नर जनरल ने इसे असेंट 15 मार्च 1872 को दी थी और इसे फोर्स में लाया गया 1 सितंबर 1872। ये जो तारीख है 1 सितंबर 1872, इसे आप अपने दिमाग में चिपका के बैठा लीजिए और इसे कभी मत भूलिएगा, क्योंकि ये हर एग्जाम में हर जगह ये पूछा जाता है। तो कृपया करके 1 सितंबर 1872 को ना भूलें। अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो कहा जाता है कि इसे इंडियन एविडेंस एक्ट इज एन आर्टिफिशियल लॉ। आर्टिफिशियल लॉ से मतलब ये है कि ये जज को बताता तो है कि एविडेंस ऐसे लेना है, ऐसे देखना है, ऐसे वे करना है,
लेकिन ये जज के जुडिशियस माइंड को ओवर पावर नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जज को अपना माइंड लगा के और ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करना होता है कि क्या ये एविडेंस इतना ज़रूरी है कि हम केस को डिसाइड कर सकें। तो मतलब ये है मित्रों कि जज को हमेशा एविडेंस लेने और देखते समय अपना माइंड यूज़ करना होता है कि हम इस एविडेंस को लेंगे कि नहीं और इससे केस डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं। अब हम एविडेंस एक्ट के जो हमारे 1872 है उसका थोड़ा सा स्केलेटन देख लेते हैं। एविडेंस एक्ट बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें 11 चैप्टर्स हैं और 167 सेक्शंस हैं। 11 चैप्टर्स में सबसे बड़ा चैप्टर है चैप्टर 2 जो चालू होता है सेक्शन 6 से और चलता है सेक्शन 55 तक, और सबसे छोटा चैप्टर है चैप्टर 11 जो केवल एक सेक्शन से डील करता है, जो है सेक्शन 167। जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है वो एक लेक्सफोरी लॉ है। इसका ये मतलब होता है कि लॉ ऑफ द प्लेस ऑफ द एक्शन। इसका मतलब ये है कि जिस स्थान पे न्यायालय स्थापित है, मतलब जिस स्थान पे कोर्ट स्टैब्लिश्ड है, उस प्लेस का, उस लोकेलिटी का इंटरप्रिटेशन एविडेंस एक्ट पे लगता है। अब आगे देखा जाए तो जो प्रियम्बल है एविडेंस एक्ट का वो कहता है टू कंसोलिडेट। टू कंसोलिडेट का मतलब होता है कि सारे एविडेंसेस से डील करने वाले लॉज जो ब्रिटिश लॉज थे, हिंदू लॉ थे, मोहम्मडन लॉ थे, और इवन जो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस पे पहले कोर्ट डिसाइड करते थे एविडेंस को, उसको सब कोडिफाई करके इस इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का फॉर्म किया गया है। आगे इसमें कहा जाता है टू अमेंड एंड टू डिफाइन। तो मतलब ये एक्ट जो है आगे भी अमेंड करता रहेगा एविडेंस को और डिफाइन करेगा कि किसको एविडेंस लिया जा सकता है। फर्दर सेक्शन 1 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, वो कहता है कि ये थ्रू आउट इंडिया अप्लाई होगा और केवल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स या कोर्ट प्रोसीडिंग्स में अप्लाई होगा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स में ये नहीं लगेगा, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स। अब कोर्ट मार्शल्स में एक्सेप्शंस दिए हैं। कोर्ट मार्शल्स एक्सक्लूडिंग कोर्ट मार्शल वाया आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट एंड एयरफोर्स एक्ट। मतलब कि अगर किसी आदमी का, किसी ऑफिसर का या किसी पर्सनल का जो आर्मी एक्ट से, नेवी एक्ट से या एयरफोर्स एक्ट से जिसका कोर्ट मार्शल होता है, वो उस प्रोसीडिंग्स में ये इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है। आगे सेक्शन 1 बताता है कि एफिडेविट्स और ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग्स में भी और आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स में भी इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी इंडियन एविडेंस एक्ट के स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन की। अब अगली क्लास में हम कुछ और इसकी शुरुआत करेंगे, और प्लीज़ अगली क्लास से आप लोग इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का बेरा एक्ट अपने साथ रखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। और ये चीज़ एविडेंस एक्ट के अलावा मित्रों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा लॉ पढ़ते समय बेयर एक्ट उस सब्जेक्ट की अपने साथ में रखें। अच्छा दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक फूड फॉर थॉट देते जाता हूँ। पुष्पा देवी जाटिया वर्सेस ML वाधवा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि व्हाट एविडेंस इज एक्सट्रैक्टेड इज मोर इम्पॉर्टेंट दैट हाउ एविडेंस इज कलेक्टेड। इसको बेस्ट एविडेंस रूल कहते हैं। दोस्तों आप इसके बारे में सोचिएगा, और जाते जाते एक सवाल पूछते जाता हूँ मैं। A और B ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया संविदा की, जिसमें एक क्लॉज डाला उन्होंने कि अगर जब भी फ्यूचर में इस कॉन्ट्रैक्ट या संविदा से कोई डिस्प्यूट अराइज होगा उन दोनों के बीच में, और जो केस किसी कोर्ट ऑफ लॉ में इंडिया में जाएगा, उस प्रोसीडिंग में इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होगा। मतलब ये कि उन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी को ख़त्म करा दिया था अगर कोई केस उनके बीच में अराइज होता है और वो इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा। तो दोस्तों आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दें कि क्या स्कोप है इस क्लॉज का इस कॉन्ट्रैक्ट में। थैंक यू दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले क्लास में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। नमस्ते।